जो ओबीसी समाज है, एससी समाज है, खंड में देखिए अन्य जो समाज है, इस धार्मिक राजनीति से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है? जबकि हम देखते हैं एक तरफ कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी हमें दिखाई दे रही है जो खुल के विरोध कर रही है। और बिहार में देखा जाए तो लालू यादव जो है, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी खुल के विरोध करे। बाकी तो पूरे भारत में दिख नहीं रहा है, साउथ की और कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग पाखंड को समझ रहे हैं, जो इस षड्यंत्र को समझ रहे हैं कि यह एक अफीम है जो चटाया जाता है और आपका शोषण होता है, धर्म के नाम पे आपका शोषण होता है, तो जो लोग इस बात को समझ रहे हैं वो तो आज उठाएंगे, अपने घर में इन सब चीज़ों का विरोध करेंगे। लेकिन जिनको पता ही नहीं है वो क्या करेंगे? वो तो मानेंगे ना। तो अगर मान लो कोई ब्राह्मण आता है, आपके घर में पूजा पाठ कराता है, गोबर को गणेश बना देता है और आप मान भी जाते हैं कि नहीं ये गणेश है, अरे गोबर उठा के लेके आया है और बोलता है कि ये गणेश है, पूजो, और तुम मान रहे हो, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पाखंड में, अंधविश्वास में तो घिरे हुए हो ना। तो मेन बात यह है कि ये देखना पड़ेगा कि भाई इस भारत देश में कितने % लोग जागरूक है, कितने % लोग अंधविश्वास में लिप्त हैं अभी भी। आपके कहने का मतलब है कि जो बीजेपी में है, जीतनराम मांझी, चाहे उनके जो लड़के हैं, जो अपने वो लड़के हैं चिराग पासवान जी, चिराग पासवान हो गए, जीतनराम मांझी हो गए, इन लोगों को पता नहीं है ये सारी चीज़ें। ये लोग बीजेपी में न पता होने के कारण गए हैं। बीजेपी के साथ तो ये लोग है ना, बीजेपी किसे मिलकर सत्ता बना रहे हैं। कहता हूँ कि ये पेरियार को नहीं पढ़े हैं, ये बाबा साहब को ठीक से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ये पढ़े हैं रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण। जब आप ये पढ़ोगे, जब आप पेरियार को नहीं पढ़ोगे तो आप क्या करोगे? पूजा पाठ करोगे, पाखंडवाद में लिप्त रहोगे, अंधविश्वास को लेकर के ढोओगे, और क्या कर सकते हो? तो फिर धर्म की राजनीति में बीजेपी को कैसे आप लोग काट सकते हैं? बीजेपी कैसे कटेगी? उसका कोई कारण है, कोई है उसका काट? नहीं, देखो, जब धर्म का आविष्कार हुआ तो ये है कि मार्क ट्वेन कहते हैं कि धर्म कैसे पैदा हुआ? तो मार्क ट्वेन ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख का भेंट दुनिया के सबसे बड़े ठग से हुआ, तब जाकर के धर्म का आविष्कार हुआ। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो इसमें जो है ये जो धर्म है, यह आपको अंधविश्वास के तरफ, पाखंडवाद के तरफ लेके जाएगा, अंधकार की तरफ लेके जाएगा। आपको बाबा क्वेश्चन है, हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो तथाकथित जो ये दलित नेता की आप बात कर रहे थे, इन लोगों ने अंबेडकर को नहीं पढ़ा है। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पूछ लो, इनको पता नहीं है कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा क्या थी, इन्हें पता ही नहीं है। लेकिन रामायण की बातें पूछ लोगे कि हनुमान जी कब उठाए थे, श्रीलंका पे पहाड़ उठा के लेके गए थे, इनको संजीवनी बूटी नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, कौन उसका खोज किया था, ये सारी बातें वो बता सकते हैं। प्रश्न ये है कि इसकी काट क्या है? 2024 में अगर 400 पार आ गया तो एक तरफ बोला जा रहा है, बीजेपी ही बोल रही है, इसके सांसद बोल रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, इसलिए हमें 2/3 बहुमत चाहिए। तो इसका काट क्या है? इसके काट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका काट यही है कि इंडिया अलायंस को आप मजबूत करिए, सारी चीज़ें मतभेद भुला करके अपना ईगो जो है ताक पे रख दीजिए, कहीं भी चाहे उठा के फेंक दीजिए, और आप अपना हित निहित जो है हित है उसको हटा के ताक पे रख दीजिए और जनता के हित को लेकर के चलिए। कोई 2 कदम आगे बढ़ रहा है तो कोई 2 कदम पीछे भी हट जाए, और मिल करके यह वक्त ऐसा है कि सबको मिल करके बीजेपी को रोकना होगा। अगर इस बार अगर बीजेपी नहीं रुकती है तो मैं आपको बता देता हूं कि संविधान भी बदला जाएगा और आपको मारा भी जाएगा और आपके शोषण होंगे और आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सारे अधिकार सीज कर दिए जाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो आपकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी और बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो कैसे एक करेंगे आप? जैसे देखते हैं कि इंडिया गठबंधन से बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके पास सीट तो कम है लेकिन उनके पास वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, वोट का पावर बहुत है। उन लोगों को कैसे एकत्रित करेंगे इंडिया गठबंधन में? क्योंकि लालू यादव ने बोल दिया था कि हमने मायावती को नहीं बुलाया था। नहीं, वो वही है ना कि देखो, ये जो बहुजन जो नेताएं हैं, चाहे ओबीसी के नेता हो चाहे दलित नेता हो, इनमें इनके आपस में ही जो बन नहीं रही है। एक दूसरे से सोच रहा है कि हम इनसे बड़े हैं, हमारा ईगो सबसे बड़ा है, हम क्यों झुकने जाएं, हम उनको आमंत्रण क्यों देने जाएं। तो यही सब चल रहा है। अभी मायावती को लाने की पूरा प्रयास किया जा रहा था,
कि इंडिया गठबंधन में आ जा, अगर इंडिया गठबंधन में मायावती आ जा, असदुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं तो 40% वोट शेयर बढ़ जाता है। तो ये बढ़ जाता है और इधर अखिलेश हो जाते हैं, कांग्रेस हो जाती है, तो इनका वोट शेयर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसको बीजेपी छू तक भी नहीं सकती है। वहाँ तक पहुँचना तो छोड़ो आप, वो बीजेपी पहुँच भी नहीं सकती है। लेकिन इनमें क्या है, अभी आप कल का ऐलान देख लीजिए मायावती का, वो साफ साफ बोल दिया है उन्होंने कि मैं जो है अकेले दम पे चुनाव लड़ूंगी। भाई अकेले दम पे कैसे लड़ लोगी और क्या कर लोगी? उनके कुछ चमचे हैं जो भक्त टाइप के हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमें जो है जीतन राम मांझी नहीं बनना है, हमें जो है जगजीवन राम नहीं बनना है, हमें चिराग पासवान नहीं बनना है, हमें अकेले दम पे चुनाव लड़ना है। मैं उनसे, उन अंधभक्तों से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग बेवकूफ़ी की सारी हदें पार कर दिए हो। बीएसपी वाले, बिल्कुल बीएसपी वाले, चाहे जो इस टाइप के जो लोग जो बातें कर रहे हैं, मैं किसी बीएसपी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो इस टाइप के कह रहे हैं कि हम अकेले दम पे चुनाव लड़ करके बाबा साहब के विचारधाराओं पे चल रहे हैं, तो भाई मैं उनसी से पूछना चाहता हूँ कि बीएसपी जब अपना जो कांग्रेस, या राजस्थान में आपने देखा होगा कि कांग्रेस को सपोर्ट करी है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई है, तो कहाँ गया तुम्हारा विचारधारा भाई? कि कौन सी विचारधारा की बात करते हो? ऐसी क्या तुम कहाँ पे खड़े हो? या तो तुम ठीक रहो ताकि दूसरे पे उंगली उठा सको, और यहाँ पे उंगली उठाने की तो बात नहीं है, यहाँ पे तो देश बचाने की बात है, यहाँ पे तो संविधान बचाने की बात आ रही है कि आज हम मिल करके ये संविधान विरोधी ताकतों को रोक लें, बाकी हम कल आपस में लड़ लेंगे, अपना हक अधिकार को जो है समझ लेंगे, बांट लेंगे। क्या कारण है कि मायावती ऐसा कर रही है? उनको बीजेपी की एक तरफ बी टीम बताया जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई जो भी हो, हम लोग सच्चाई के तहत गए नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें हम लोग जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बातों को सुनते हैं, समझते हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद कितने साल से लड़ रहा है, क्या के लिए? कि हमें Y+ सुरक्षा मिल जाए, चाहे Z+ सुरक्षा मिल जाए। उसको गोली तक लग गई, लेकिन उस बेचारे को जो है कोई सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई गई है। केंद्र सरकार सिक्योरिटी मुहैया कराती है, लेकिन वहीं आप देख लीजिए आकाश आनंद को, मायावती के जो भतीजे आकाश आनंद को सिक्योरिटी Y+ की सिक्योरिटी मिल गई है। तो क्यों मिल गई है भाई? आप कल के नेता सुप्रीमो बन चुके हैं, इसमें बसपा के प्रमुख बन चुके हैं। भाई ये देखा जाता है कि पॉपुलर कौन है। क्या चंद्रशेखर आकाश आनंद से पॉपुलर कम है क्या? टाइम मैगजीन में फोर्स नहीं, टाइम मैगजीन जो है दुनिया के 100 उभरते सितारों में चंद्रशेखर को अकेले भारत से रखा था। तो आप क्या समझते हैं, चंद्रशेखर की लोकप्रियता नहीं है? चंद्रशेखर को सिक्योरिटी नहीं देने का मतलब क्या है? और आकाश आनंद को बिना पूछे, बिना कहे, जो है बिना आवाज़ उठाए उनको सिक्योरिटी मुहैया कराने का क्या मतलब है? तो मतलब साफ है। देखो मैं सच बोलता हूँ, यह चैनल है सत्य संवाद, और यही है कि सत्य संवाद का मतलब ये है कि सच दिखाना और सच बोलना, ठीक है? तो हमारा उद्देश्य यही है कि सच जो है हर एक पब्लिक तक जाए और वो समझे। तो ये है, आप लोग खुद समझदार हैं, इस बात को समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। बहन जी पे जो आवाज़ उठते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के साथ, तो ये धुआं उठ क्यों रहा है? इस धुआं के उठने के पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं आग लगी है भाई। धुआं उठ क्यों रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। इसका क्या रीज़न है? किसी और पे ये सवाल क्यों नहीं उठता है? मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई है इसमें। मेरा भाई कुछ तो हो सकता है ना, ये आवाज़ उठ क्यों रही है? उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन जब से देखा जा रहा है बीजेपी की सरकार है, उनके ऊपर कोई भी रेड नहीं हुई अब तक। मैं इसकी गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ कि वो भ्रष्टाचार की है, लेकिन जब से भ्रष्टाचार के आरोप लगा था, उनके ऊपर अम्बेडकर पार्क्स बनवाए थे, जितने उनके भाई जो हैं उनके ऊपर आरोप लगे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई भी रेड, कोई भी छापा नहीं पड़ा। हाँ, जो भी हो सकता है रीज़न, उस रीज़न के पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो अगर धुआं उठ रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा इन सब बातों को लेकर के कि भाई आप दलित समाज आपको देश का जो है सबसे बड़ा दलित अपना नेता मानता है, चूँकि आप सबके नेता हैं, दलितों के ही नेता नहीं हैं। आपको समझना पड़ेगा कि भाई बहुजनों का जो है, ये बहुजन समाज है, ये जो दलित है,
जो कि सदियों से सताए हुए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? आज संविधान बदलने की बारी आ रही है। अगर संविधान बदल जाएगा तो दलितों की स्थिति क्या होगी? क्या पुनः जो है उस पुराने दौर में नहीं पहुंच पाएंगे क्या? अगर बीजेपी इन सारे आर्टिकल्स को ख़त्म कर देती है, सारे अधिकार हमारे छीन लेती है, हमारा रिजर्वेशन ख़त्म कर देती है, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? तो कौन सोचेगा इन सब चीज़ों के बारे में? सोचना पड़ेगा ना, हमारे नेता ही तो सोचेंगे। कौन आएगा सोचने के लिए? हम आप सोचेंगे, कौन सोचेगा? तो बहन जी यही रिक्वेस्ट है, इन सब चीज़ों पे आप सोचिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गलत है, आप सही है, आप क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये आवाज़ें उठ रही है, जब आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीएसपी से गठबंधन हो जाए इंडिया अलायंस के अंदर अगर बीएसपी आ जाए तो बीजेपी हार जाएगी? 100% मैं लिख के दे दूंगा कि बीजेपी हार जाएगी। क्योंकि देखो इसके हर चीज़, हर सीटों का बंटवारा भी तो हो गया है, अब कैसे हो सकता है? नहीं है, देखो हो क्यों नहीं सकता? क्या नहीं हो सकता है? इलेक्शन तो नहीं हो गया ना, क्या नहीं हो सकता है? लेकिन जब हमारे मन मिलेंगे तभी तो हो सकता है। हमारे मन मिल ही नहीं रहे हैं, या फिर हम किसी दबाव में नहीं मिल पा रहे हैं। रीज़न जो भी कुछ भी हो सकता है। मैंने ये नहीं कह सकता कि रीज़न ये है, रीज़न वो है। रीज़न चाहे जो भी हो नहीं मिलने का। और लेकिन एक बात सोच लीजिए कि अकेले बहन जी अगर चुनाव लड़ती हैं तो इसमें बहुजनों का पूरी तरीक़ा से हार है। लिख के ले लीजिए, बहुजनों की हार निश्चित है। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।